साथियों नमस्कार। आज आपके बीच हम निबंध के टॉपिक पर कुछ चर्चा करेंगे। आज यूपीएससी का निबंध का पेपर जो आज हुआ है उसमें जो निबंध आए थे उन पर चर्चा करने का मन हुआ। और निबंध एक कला है। निबंध विचारों की तारतम्यता से लिखा जाता है, क्योंकि जो निबंध के विषय सामान्यतः सिविल सेवा में रखे जाते हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा, जहाँ भी मुख्य परीक्षा होती है उसमें रखे जाते हैं। उसमें स्टूडेंट के जो भाषा का स्किल है उसको विशेष रूप से परखा जाता है। अब आज के टाइम पर कोई व्यक्ति अधिक साहित्यिक होना पसंद नहीं करता, क्योंकि साहित्य का उसको विशेष उतना अनुभव नहीं रहता। कुछ लोग जो साहित्य से जुड़ाव रखते हैं उनकी भाषा शैली बेहतर होती है और उसका उनको लाभ निबंध जैसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जरूर मिलता है। सामान्य कक्षाओं में देखा होगा निबंध आते हैं, किंतु उनके निबंध का दायरा उतना विस्तृत नहीं रहता है जितना कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाते हैं। उनका दायरा काफ़ी विस्तृत होता है। तो इनको 1000 या 1200 शब्दों में इन लगभग 10 से 12 पेजों में इनको लिखना पड़ता है। तो सिविल सेवा के लिए यह बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक रहता है। तो ये पहला निबंध आया था आज सिविल सेवा परीक्षा में। विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। किसी भी निबंध को लिखने के लिए कम से कम पहली शर्त तो यह है कि हम उस टॉपिक पर ठीक से समझ बना पाएँ। यानी कि अगर हम उसको ठीक से नहीं समझेंगे तो हम उसको इतने सारे पेज में लिखना बहुत ही कठिन काम हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रस्तावना यानी कि उसका शुरुआती अंश जो आप लिखेंगे वह उस विषय से संबंधित कुछ स्पेशल जो उसका अर्थ हो सकता है, उसकी परिभाषा हो सकती है, या फिर उसके संबंध में कुछ ऐतिहासिक पॉइंट आप ज़रूर लिख सकते हैं, या किसी कोटेशन, किसी श्लोक, किसी चौपाई से इसको आप लिख सकते हैं। तो विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं, इसका मतलब क्या कह रहा है इस लाइन में? विरोधाभास का मतलब है जैसे कि प्लस माइनस दो चीज़ें होती हैं। अब इनमें साम्यता कहा जाए या फिर एकजुटता कहा जाए या एकात्मता कहा जाए, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनमें दोनों में विरोधाभास है, ठीक वैसे जैसे दिन और रात में विरोधाभास है। तो यहाँ जीवन के संदर्भ में यह चीज़ बताई गई है कि विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। यानी अगर आपके जीवन में विरोधाभास है या फिर विरोधाभासों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो विडंबनाएं यानी कि ऐसी कुछ अच्छी रिजल्ट निकल के नहीं आते हैं यदि हम विरोधाभास में जीते हैं। जैसे कि कोई गरीब व्यक्ति है, अब वो गरीब, उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि हो सकती है, लेकिन गरीबी में लगातार वह बना रहेगा तो उसके पीछे उसकी खुद की आदतें भी जिम्मेदार होगी। वह सुबह देर तक उठता होगा, काम
करने के प्रति उसकी इच्छा जो होगी वो शून्य होगी। इस तरीके से उसके जीवन में फिर विडंबनाएं, यानी कि आगे भी उसकी आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, निम्न स्तर की बनी रहेगी। इसको विडंबना से जोड़ा जा सकता है। ठीक वैसे जैसे कि सरकार विकास के कार्य के लिए काफ़ी योजनाएं बनाती है, नीतियां बनाती है, लेकिन ठीक है, नीतियां बनाना अच्छी बात है, तो नीति बनाना हो गया, प्लस पॉइंट हो गया, लेकिन अगर उनको भ्रष्टाचार में झोंक दिया जाए नीतियों को, तो वो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। अब इन दोनों नीतियों का, जो नीतियाँ बनाई है और जो भ्रष्टाचार किया गया है, उन दोनों से क्या रिजल्ट निकलेगा? भाई पुल बनेगा लेकिन वो टूट जाएगा। इसी तरीके से जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो विरोधाभास लेकर आती हैं। यहाँ की हम अगर रामायण का वह प्रसंग याद करें जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह दिखाया है, दर्शाया है कि भगवान राम राज सिंहासन पर बैठे इस तरीके से जीवन के आर्थिक सामाजिक आयाम में इन विरोधाभासों को हम लिख सकते हैं और अपने निबंध को एक विस्तृत व्यापक बना सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए हमको साहित्य, यानी कि रामायण, महाभारत, गीता, इसके अलावा किसी लेखक का कोई आपको उपन्यास याद आ जाए, उसको अपन दृष्टांत बनाकर बता सकते हैं। जैसे पूस की रात में जो किसान है उसको भी विरोधाभासों का सामना करना पड़ रहा है। प्रकृति भी उसका साथ नहीं देती है और जो आर्थिक विषमताएं हैं उसमें भी वह फंसा रहता है। तो लास्ट में जब उसके खेत में आग लग जाती है तो वह कहता है कि भाई कम से कम शांति मिली, जीवन को अब खेत को तकना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसके जीवन को हम अपने जीवन से जोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि एक तरफ महंगाई हो और एक तरफ आपको विकास करना हो, आपको बेसिक चीज़ों की पूर्ति करना हो, तो वह भी ठीक से नहीं हो पाता है। तो वो बाद में फिर क्या होता है, विडंबनाएं ही बन जाती हैं। हम चाह के भी वो नहीं कर पाते जो हमको करना होता है। ये करना भी पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो कि जीवन फिर नीरसता की ओर ले जाता है। फिर अगला निबंध है, नेक्स्ट है, एक कृतज्ञ मन अति सुंदर होता है। कृतज्ञ मन, इसमें मानव के जो आंतरिक गुण है उसमें कृतज्ञता भी एक आता है। तो कृतज्ञ यानी कृतज्ञ का अर्थ क्या है कि अगर किसी ने उसके ऊपर कोई उपकार किया है, किसी ने उसका साथ दिया है, तो उसके प्रति वह विनम्र रहे, उसके प्रति अपना जो क्या होना चाहिए कि रिस्पेक्ट रहे। तो जो व्यक्ति ऐसा रहेगा उस व्यक्ति का मन बहुत ही सुंदर होगा, वह एक रचनात्मक व्यक्ति होगा, वह हमेशा एक अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश में रहेगा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से, जैसे कहने के लिए कि अगर
माँ बाप किसी बच्चे को उसका पालन पोषण अच्छे से करते हैं, उसको अच्छी शिक्षा देते हैं, उसका बचपन अच्छे से निकालते हैं, तो अगर वह बच्चा कृतज्ञ है, कृतज्ञ यानी कि अपने माँ बाप के प्रति सम्मान है उसका कि इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा कुछ किया है, तो वह बच्चा आगे भी अपने भविष्य में अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक सुंदर कार्य करेगा, कुछ बेहतर करेगा। इस तरीके से इसको दिखाते हैं। जैसे कि कोई शिष्य है जो अपने टीचर के प्रति, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ रहता है, तो वह बच्चा अनुशासित रहेगा, वह बच्चा आगे किसी विशेष पद पर पहुंचेगा, तब भी उसका जो दृष्टिकोण रहेगा उसका सकारात्मक ही रहेगा, यानी समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए सुंदर कार्य करने वाला रहेगा। इसमें हम जैसे कि यहाँ भी हम रामायण महाभारत के कुछ जो दृष्टांत हैं उसको ले सकते हैं कि जब हम संस्कृति में भी, हमारी भारतीय संस्कृति में भी इसको विशेष महत्व दिया गया है। जो संस्कृति या फिर विद्यालय जैसे कि सरस्वती स्कूलों में पढ़े होंगे, तो वहाँ पर सिखाया जाता था कि कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, और ऐसा करके वह धरती माँ को स्पर्श करके उनके प्रणाम करते हैं। तो वहाँ से कृतज्ञता शुरू हो जाती है कि ये जो जीवन है, ये हर दिन हमारे लिए एक नया जीवन के रूप में, नया एक अवसर के रूप में जीवन मिलता है। तो उसके लिए हमारी प्रकृति, धरती, वायु, नदी, जल, ये सब हमारे लिए सहयोग करते हैं। तो उसके प्रति कृतज्ञ रहने का भाव ऐसी प्रार्थना से व्यक्ति के अंदर आता है। इसके अलावा जो भी दृष्टांत कृतज्ञ रहे हों, अपने पूर्वज के प्रति कृतज्ञ रहे हों, वह आगे निश्चित रूप से आगे बढ़ जाते हैं। उस सुंदर का मतलब केवल ये नहीं है कि अति सुंदर केवल वो देखने में सुंदर हो। सुंदरता का मतलब भाव, सुंदर भाव क्या रहेगा, जो दूसरों को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए कार्य करे, वह भी सुंदर है। विचारों में सुंदरता होनी चाहिए। अब भले कोई पक्षी सुंदर हो, लेकिन अगर वह कुछ क्रूर हो तो हम उसको सुंदर नहीं कह पाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम उसके आयाम को बढ़ा सकते हैं। फिर है आपका अगला, कांटा कली का बदला हुआ रूप है। तो ये निबंध एक हमको केवल एक मार्ग दे रहा है और इस पर हमको 1000 शब्दों के ऊपर लिखना है। तो कांटा कली का बदला हुआ रूप है, यानी कि आप देख सकते हैं कि किसी पौधे में कांटे होते हैं, किसी पौधे में फूल होते हैं, या फिर किसी पौधे में कांटे और फूल दोनों होते हैं। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा किसी ट्राला या ट्राली के पीछे लगा होता है कि मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। अब यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि जैसे कि देश के सैनिक जो सीमा पर सुरक्षा करते हैं, देश के अंदर पुलिस जवान जो लोक व्यवस्था को बना के रखते हैं, फिर वहीं जो नक्सल या नक्सलवाद जंगली क्षेत्रों में अपने आप को फैलाता है और एक नेगेटिव थॉट में बदल जाता है, तो अगर उनको विशेष रूप से अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के रास्ते मिले होते तो शायद वह नक्सली न बनते। अब इसमें बात तो कांटे फूल की हो रही है, लेकिन हमको इसको समूचे विश्व में देखना पड़ेगा। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो जैसे रेगिस्तान में जो वृक्ष होते हैं वह कैसे होते हैं, वो झाड़ियों जैसे होते हैं।
उनमें अच्छी छाया देने वाले पेड़ नहीं पाए जाएंगे, उनमें बबूल पाया जाएगा, उसमें नांगफनी पाया जाएगा। लेकिन अगर हम वहीं अपने जो हिमालय जैसे क्षेत्र में देखें तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर वनस्पति, बहुत ही बेहद जो बहुत अच्छे फल हैं वो मिल जाएंगे, सुंदर फूल मिल जाएंगे। तो इसमें वातावरण का प्रभाव है, इसमें वहाँ की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव है। यानी केवल उस फूल या उस कांटे का अपना कोई विशेष रोल उतना नहीं है जितना कि वहाँ के वातावरण का है। तो कांटा भी कली बन सकती है और कली भी कांटा बन सकता है, यानी कि वह बदला हुआ रूप है। अगर आप किसी स्टूडेंट को, आप किसी बच्चे को संस्कार दें, लगातार अच्छा माहौल दें, तो वह निश्चित ही एक योग्य नागरिक, एक जागरूक नागरिक, एक श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। लेकिन वहीं हम उसको प्रताड़ित करें, उसका पालन पोषण ठीक से ना करें। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति हिंसा करता है, भविष्य में कोई बड़े बड़े क्राइम करता है, तो उसके पीछे उसका बचपन का जीवन भी जिम्मेदार होता है। उसने बचपन में किस तरीके का अपना जीवन जिया है, वह आगे भी वैसा करेगा। यानी कि आप जो उसको सींच रहे हो, बोलते ना कि अगर आपने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अब उसका मतलब ये नहीं है कि बबूल लगाने की बात हो रही है, उसकी बात ये हो रही है कि आपने अगर जीवन में जो दिया होगा वह मिलेगा। अगर फूल लगाए होंगे तो फूल मिलेंगे। यानी कि आप चाहते तो फूल लगा सकते थे, लेकिन हमने गलती से कांटे बो दिए। तो कांटा कली का बदला हुआ रूप है। इस दृष्टांत के बहुत सारे उद्धरण मिल सकते हैं, तथ्य मिल सकते हैं। जैसे 1909 का माल्य मिंटो सुधार हमारे भारत में जो आया, जिसमें मुसलमानों को प्रत्यक्ष चुनावी प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी अलग से उनको, यानी भारत विभाजन के जो बीज हैं वह 1909 से पड़ चुके थे। 1905 से उसकी तैयारी हो गई थी, बंगाल विभाजन से लेकर। उसके पहले भी अगर हम देखें तो जो सांप्रदायिक जुलूस निकालने की जो घटनाएं बहुत पहले से हो रही थी, उसने फिर बाद में हमको पाकिस्तान जैसा एक नया देश हमसे अलग हो गया। तो ये सब आप पॉइंट जोड़ेंगे तो आपका निबंध निश्चित रूप से बेहतर बन जाएगा। फिर आता है एक चौथा निबंध है कि जब दो हाथी लड़ते हैं तब घास ही रौंदी जाती है। अब भाई इसमें हाथी की बात नहीं हो रही है, ये हाथी तो एक सांकेतिक रूप से दिया है कि जब दो हाथी लड़ते हैं तब घास ही रौंदी जाती है। यानी जंगल में दो हाथी लड़ेंगे तो भाई वह आपस में दोनों शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या होगा, जो घास है जंगल की वह क्या हो जाएगी, कुचल दी जाएगी। उसका कोई दोष नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है घास की, लेकिन बस वो हाथियों के बीच में फंस गई है, इसलिए वो रौंदी जाएगी। अब इसमें यह है कि भाई जैसे कि कोई दो बड़ी विचारधाराएं आपस में संघर्ष करें, जैसे कि राजनीति से देखें तो जो द्विध्रुवीयता का संघर्ष चल रहा था, सोवियत संघ और यूएसए, तो इनके बीच में आपने देखा कि बहुत सारी घटनाएं घटी। बहुत सारे जो इराक ईरान में टकराव हुआ, क्यूबा में शायद संकट हुआ, आतंकवाद का जन्म हुआ, अफगानिस्तान संकट हुआ, वियतनाम संकट हुआ, कोरिया युद्ध हुआ। तो भाई लड़ना चाहिए था दोनों देशों को, लेकिन वो आपस में केवल अपनी विचारधारा से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बीच में जो छोटी छोटी कंट्री थी वह पिसी जा रही थी। आज भी हो रहा है। पूंजीवाद साम्यवाद के चक्कर में जो दक्षिणी देश हैं या फिर अफ्रीकन देश हैं, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है, बाजारवाद हावी हो गया है। अब
इसको अगर देखा जाए तो राजनीतिक दलों के रूप में भी जो पार्टियां हैं वह क्या करती हैं, दो आपस में बड़े बड़े दल आपस में विचारधाराओं को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी बयानबाजी के माध्यम से प्रसारित करेंगे और बीच में जो आम जनता है जिसको कोई ज़्यादा विशेष समझ नहीं है उसमें वह पिस जाती है और रौंद दी जाती है। जब दो बड़ी महाशक्तियां युद्ध लड़ती हैं, जैसे कि यूक्रेन और रूस का जो संघर्ष बहुत समय से चल रहा है, अभी इजराइल, ईरान और अमेरिका का संघर्ष जो चल रहा था, तो ये देश तो आपस में ठीक है अपने आप को एक टाइम के बाद रिकवर कर लेंगे, लेकिन जो आम जनता होगी, जो वहाँ के संसाधन होंगे, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि उनको बनने में हजारों सालों का समय लगता है, लेकिन एक बार नष्ट होने के बाद वह जल्दी नहीं पनप पाते हैं। वहाँ की जनता जो खो चुकी होगी, अपने कुछ परिजन खो चुकी होगी, वह दोबारा नहीं आएगा। तो हम विभिन्न आयामों में इन टॉपिक्स को, इनके ऊपर निबंध लिख सकते हैं। 1000 शब्दों, लगभग 8 से 10 पेजों में, 12 पेजों में इनको लिख सकते हैं। अब इसमें हमको करना क्या होगा कि प्रस्तावना बनाना है। प्रस्तावना में कम से कम 10 से 20% का सार्थक होना चाहिए। उसके बाद जो बीच की बॉडी है, यानी कि जो मुख्य भाग है, उस पर चर्चा करनी होगी। उसके बाद चुनौतियाँ क्या हैं, उसके बाद समाधान क्या है, इसके बाद उसकी उपसंहार पर चर्चा करनी होगी 10 से 20%। इस टाइप से ये निबंध लिखे जाते हैं। अब यह निबंध GIC, जो GDC लेक्चरर है, GIC लेक्चरर है, UPPCS है, MPPSC है, अब इस टाइप की जो आपकी थॉट प्रोसेसिंग है वो बन जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपका एक अच्छा निबंध आप लिख सकते हैं। सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, आप देख सकते हैं और आपकी जो सोचने की क्षमता उसको बढ़ा सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक के साथ। नमस्कार।